Hello everyone, a very warm welcome on our Saroth Associate YouTube channel. My name is Krishna Saroth and जय हिंद guys. And आज हम ऑर्डर 22 CPC के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपने जनरली सिविल मैटर्स में देखा होगा कि सिविल मैटर रहता है, ये लॉन्ग प्रोसेस रहता है और ये साल दर साल चलते रहते हैं, ठीक है। अब इस बीच में अगर किसी प्लेंटिव या डिफेंडेंट की मौत हो जाती है, या मतलब फीमेल प्लेंटिव या डिफेंडेंट की अगर शादी हो जाती है, या मतलब उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे उसमें उस केस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम उस केस में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले वो कोर्ट ये चेक करेगी कि उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का राइट टू स्यू सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये राइट टू स्यू क्या है? राइट टू स्यू को हम आसान भाषा में समझें तो राइट टू हैव रेमेडी, यानी कि न्याय पाने का अधिकार, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी इंजरी हुई तो आप कोर्ट में जा सकते हो अपना न्याय लेने के लिए, ठीक है, अपना कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक मैक्सिम के मदद से समझते हैं। एक्शन पर्सोनलीज मैरिटूर कम परसोना, ठीक है। अब इस मैक्सिम का क्या मतलब है? यानी कि उस पर्सन का एक्शन उस मौत के साथ खत्म हो जाता है। यानी कि ऐसे कुछ मैटर होते हैं कि मतलब जैसे उस पर्सन की मौत हुई वैसे उस पर्सन का राइट टू स्यू भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वो मैटर कौन कौन से हैं, ठीक है, अब हम उस मैटर को भी देख लेते हैं। वो मैटर मैरिज से रिलेटेड है, यानी कि जो डिवोर्स के मैटर्स रहते हैं उससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, या पेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे मैटर खत्म हो जाते हैं उस मौत के साथ, ठीक है, उस पर्सन के मौत के साथ, ठीक है। अब ऐसे कुछ मैटर भी हैं जो मतलब उस पर्सन के डेथ के बाद भी अलाइव रहते हैं। तो वो कौन कौन से मैटर हैं, ठीक है। यानी कि कंपनसेशन से रिलेटेड मैटर है, यानी कि अगर किसी को सिविल इंजरी हुई तो वो मतलब ले सकता है। अगर किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है तो उसका राइट टू स्यू सरवाइव करता है। यानी कि अगर कोई रेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, यानी कि जमीन से वाद विवाद का कोई मैटर चलता है, तो वो राइट टू स्यू सरवाइव करता है उस व्यक्ति के मौत के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 1 क्या कहता है, ठीक है। नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सरवाइव, ठीक है। अगर राइट टू स्यू सरवाइव करता है उस व्यक्ति के मौत के बाद, तो वो सूट खत्म नहीं होगा, वो सूट फाइल खत्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं, दी डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज दी सूट टू अबेट, यानी कि उस सूट को खत्म हो जाना, वो फिर सूट खत्म नहीं होगा, ठीक है, अगर उसका राइट टू स्यू सरवाइव करता है। इफ द राइट टू स्यू सरवाइव्स, ठीक है। आई होप आपको रूल 2 समझ में आया हो। अब हम चलते हैं रूल टू की तरफ। रूल 2, ठीक है। प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डेथ एंड राइट टू स्यू सर्वाइव्स, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसीजर है? अगर जैसे 4 प्लेंटिफ है या मान लो 4 डिफेंडेंट है, ठीक है। अब उनमें से किसी एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की मौत हो जाती है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? उस व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, उस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में लिखेगी कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और फिर कोर्ट ये चेक करेगी कि जो बचे हुए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनका राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सर्वाइव कर रहा है तो फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग एज इट इज चलेंगी, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है। प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट death and right to sue survive, where there are more plaintiff or defendant and then one and any of them death, and where the right to sue survive to the surviving plaintiff alone or against the surviving defendant or defendants alone, the court may shall cause an entry to effect to made in record. The court shall proceed at instant of surviving plaintiff or plaintiffs और अगेंस्ट दी सर्वाइविंग डिफेंडेंट, ठीक है। आई होप आपको ये रूल 2 समझ में आया हो। अब हम चलते हैं रूल 3 की तरफ, ठीक है। रूल 3 क्या कहता है?
procedure in case of death of one of the several plaintiff और ऑफ सॉल प्लेंटिफ। ठीक है, इसमें डिफेंडेंट की बात नहीं की गई है, डिफेंडेंट की बात आगे रूल में की गई है। ठीक है, तो इसमें अगर क्या होता है, अगर वेर वन ऑफ टू प्लेंटिफ है या टू से ज्यादा प्लेंटिफ है, यानी कि फोर प्लेंटिफ मान लीजिए, तो फोर में से अगर कोई एक, अब मान लीजिए जो फोर प्लेंटिफ है, इन फोर प्लेंटिफ में से एक की मौत हो जाती है, तो फिर कोर्ट पहले तो ये चेक करेगी कि उन बचे हुए अलाइव पर्सन का, वो जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनका राइट टू, नहीं सॉरी, उन बचे हुए प्लेंटिफ का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सर्वाइव कर रहा है तो फिर कोर्ट के प्रोसीडिंग के साथ चलेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दी, वो जो पर्सन जो मौत हो चुका है, तो उसका भी कोर्ट ये चेक करेगी कि उसका राइट टू से सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसका भी सर्वाइव कर रहा है उसके मरने के बाद, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो लीगल हेयर है, वो भी एप्लीकेशन डाल के, वो भी मतलब अपने उसके बिहाफ पर, उस एग्री पर, उस डिकीज पर्सन के बिहाफ पर वो भी मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग वो भी अपनी चालू करवा सकता है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने की जो अवधि होती है वो नॉर्मली 90 डेज होती है। ठीक है, यानी कि अब हम एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। वेयर वन, और अब हम इसका रूल 3 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं। वेयर वन ऑफ टू और मोर प्लेंटिफ डेथ and the right to sue does not, and the right to sue survive to survival plaintiff or sole surviving plaintiff death, and right to sue survive the court on an application made in that behalf shall cause the legal representation of the decreased person या plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। ठीक है, तो फिर वो सूट की प्रोसीडिंग चालू हो जाएंगी। लेकिन क्या हो, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर एप्लीकेशन फाइल करने में लेट हो जाता है, तो उस केस में उस कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस केस को डिसमिस कर सकता है या मतलब उस कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू करवा सकता है। ठीक है, वो उस कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि उसमें शैल मेंशन है। मैं आपको अभी आगे इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, अब वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो मान लो डिसमिस हो गई है, तो वो जो डिफेंडेंट है, जो उसने अब तक जो भी अपना खर्चा किया है, तो जो भी उसने जो कॉस्ट इंकर्ड किया है, तो वो कॉस्ट रिकवर हो सकता है कोर्ट के द्वारा। वो फिर कोर्ट उस प्लेंटिफ के जो संपत्ति है, यानी कि उस प्लेंटिफ की जो प्रॉपर्टी है, उससे वो कोर्ट वो कॉस्ट को रिकवर कर सकती है डिफेंडेंट के लिए। यानी कि जो भी डिफेंडेंट का खर्चा हुआ है वो, यानी कि जो भी वो उसका कॉस्ट हुआ है इंकर्ड, यानी कि डिफेंडेंट का जो भी खर्चा हुआ है, वो खर्चा प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका क्लॉज 2 भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेयर विद इन द लिमिट by law application is made, या आउटसाइड द लिमिट अगर एप्लीकेशन फाइल होता है, मेड अंडर द सब रूल 1 द सूट शेल अबेट और फार एज डिगेस्ट प्लेंटिफ इज कंसर्न्ड। ठीक है, और वो कोर्ट की अपनी अपनी मतलब विवेका शक्ति की उस केस को डिसमिस कर सकती है या उस केस को एज इट इज उसकी प्रोसीडिंग चालू करवा सकती है। ठीक है, as far as plaintiff is concerned and on the application of the defendant, the court may award to him cost on which he may have incurred in defendant suit। मतलब जो भी डिफेंडेंट को सूट में खर्चा हुआ है वो उसका पूरा खर्चा प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, incurred in defendant suit to be recovered from the estate of the deceased person और प्लेंटिफ। ठीक है, और ये नॉर्मली जो एप्लीकेशन फाइल करने की जो अवधि रहती है 90 डेज की रहती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं रूल 4 की तरफ। ठीक है, रूल 4 क्या कहता है। अब ये जो रूल 4 है ये एज इट इज रूल 3 के हिसाब से ही लिखा हुआ, बस खाली फर्क इतना है कि वहां पर प्लेंटिफ है और यहाँ पर डिफेंडेंट है। ठीक है, अब कोर्ट की अपनी
डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोर्ट को कि वो उस केस को डिसमिस कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट के केस में क्या है, अगर उसकी मौत अगर उस डिफेंडेंट पर्सन की मौत हो जाती है तो वो लीगल एयर उसके बेस पे फाइल मतलब वो उस केस को फाइट कर सकता है। ठीक है, उसके बेस पे फाइट कर सकता है। अब उसमें क्या होगा, जो भी उसका कॉस्ट होगा प्लेंटिफ का इंकर्ड हो रहा होगा, वो कॉस्ट फिर डिफेंडेंट के उससे रिकवर किया जाएगा। बस खाली फर्क इतना है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल 7 की तरफ। रूल 7 में क्या लिखा है? ठीक है, मैरिज ऑफ द पार्टीज। अगर मान लो फीमेल प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, अगर अगर उनमें से किसी की शादी हो जाती है तो उस केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो केस खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब हम एक बार इसका प्रोवाइजो समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो जजमेंट फीमेल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के खिलाफ आता है तो वो जो जजमेंट है वो हस्बैंड के जो मदर एंड फादर है या उसके रिलेटिव्स हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस केस का एक और प्रोविजन ये भी है कि अगर हस्बैंड का इंटरेस्ट वुमेन के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो वुमेन की जो प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी का संबंध उस हस्बैंड से भी जुड़ा हुआ है तो हस्बैंड को भी फर्क पड़ेगा उस केस से। ठीक है, ये इसका एक और सेकंड प्रोवाइजो कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, रूल 8। ठीक है, अब ड्यूरिंग द सिविल प्रोसीडिंग अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इंसॉल्वेंट फाउंड हो जाता है, यानी कि जब प्रोसीडिंग चल रही हो और उस बीच अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अब इस केस के टू एस्पेक्ट हैं, पहला है प्लेंटिफ और दूसरा है डिफेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट ये भी मौका देती है कि उसको कि प्लेंटिफ अपना कोई एक असाइनी अपॉइंट कर सकता है, असाइनी। ठीक है, ASSIGNE। ठीक है, एक असाइनी अपॉइंट करता है और अगर वो असाइनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि मतलब जो भी इस केस का जो भी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट मैं पूरी करूंगा। ठीक है, तब तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग एक मतलब नॉर्मली चल सकती है। लेकिन अगर वो लेकिन अगर वो जो ऐसा ही नहीं है, वो कॉस्ट पे करने से मना करता है या मतलब वो कोई भी जो भी कोर्ट के काम में जो भी कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है और वो कोई भी कॉस्ट पे नहीं करता है, वो ऐसा ही नहीं, तो उस केस में उस कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सूट को खत्म कर सकता है, यानी कि डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि डिसमिस कर सकता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे डिफेंडेंट की। ठीक है, डिफेंडेंट के केस में क्या होगा, अगर कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो डिफेंडेंट का ऐसा ही नहीं, वो मतलब बोलता है कि मतलब मैं अब इसका खर्चा नहीं उठाऊंगा, मैं अब इसका कॉस्ट पे नहीं करूंगा कुछ भी, तो उस केस में क्या होता है, अगर डिफेंडेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको इसमें क्या होगा, वो कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस सूट को या तो पेंडिंग प्रोसीडिंग में डाल देगी या फिर उस केस को स्टे ऑर्डर में डाल देगी, यानी कि उस केस पे स्टे ऑर्डर लगा देगी। ठीक है, तो वो ये करना उस कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, यानी कि वो उस केस को पेंडिंग प्रोसीड में डाल देगी या फिर उसको उसमें डाल देगी, वो स्टे ऑर्डर उस पर इम्पोज कर देगी उस केस पर। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि मतलब लेकिन अगर अगर वो जो इंसॉल्वेंसी है, वो इंसॉल्वेंसी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद, जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है उसके बाद वो अगर बंदा अगर या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर इंसॉल्वेंट होता है तो जब कोर्ट ये स्टेप उठाएगी। लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट उस कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही हो जाता है तो फिर वो कोर्ट फिर उसे एज ए नॉर्मल पर्सन के टाइप का ही ट्रीट करेगी, यानी कि इंडिजेंट पर्सन की तरह ट्रीट करेगी और कोर्ट की प्रोसीडिंग
नॉर्मल चलेगी, यानी कि उसे इंसॉल्वेंट, यानी कि वो अगर उस केस की प्रोसीडिंग चालू होने से पहले अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो एज ए नॉर्मल पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो एज ए इंडिजेंट पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारी क्या क्या मिस्टेक है, प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद अगेन गाइस। ठीक है।